नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 2021 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी के सामाजिक विज्ञान के खंड पॉलिटिकल साइंस पार्ट में। तो पॉलिटिकल साइंस का जो पिछला पार्ट हम लोगों ने देखा था वो मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्ग व्यवस्था है। इसके अलावा राज्य की विकास क्रम को भी देखा था। फिर पुनर्जागरण, परिस्थिति, शक्ति और एकता की चाहत, मैकियावेली और बोधा जैसे विचारकों का योगदान। तो मैकियावेली और बोधा जैसे के कथन को, जहां मैकियावेली ने राज्य शब्द का प्रयोग किया हो वहीं बोधा ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ तक का हम लोग का पार्ट हो चुका था राज्य के कार्य संबंधी सिद्धांत, राज्य के कार्य। अब यहाँ से देखना था कि इसके दो भाग थे, एक अनिवार्य कार्य और दूसरा राज्य का होता है वैकल्पिक कार्य या कल्याणकारी राज्य। तो अनिवार्य कार्य में जहाँ आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा संबंधित है, जबकि वैकल्पिक जो कार्य होते हैं जिसे हम लोग कल्याणकारी राज्य कहते हैं, उसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य या फिर सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था आदि शामिल होते हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था को भी लागू करना जो है अनिवार्य कार्य में होता है, जबकि कल्याणकारी राज्य में पेयजल की व्यवस्था, नागरिकों के जीवन को ऊंचा उठाना, कमजोर वर्गों का उत्थान करना शामिल होता है। अब आइए व्यक्तिवादी राज्य के कार्य देखते हैं। तो व्यक्तिवादी जो राज्य के कार्य होते हैं वह व्यक्ति को महत्व देने वाली विचारधारा है, व्यक्ति की योग्यता और क्षमता में विश्वास करती है। इसलिए इनका कहना है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। व्यक्तिवादी जो राज्य के कार्य के अनुसार व्यक्ति को अकेला छोड़ दो या व्यक्ति को महत्व देने वाली ही विचार है, क्योंकि व्यक्ति की जो योग्यता और क्षमता में विश्वास करती है। इसलिए इनका कहना है कि व्यक्ति को क्या करिए, अकेला छोड़ दीजिए। राज्य कल्याण के नाम पर व्यक्ति पर तमाम कानून लागू कर देता है, जिससे उसकी स्वतंत्रता का अपहरण हो जाता है। व्यक्तिवादी के अनुसार स्वतंत्रता का अपहरण करने वाला राज्य एक बुराई है, बुराई होते हुए भी आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति अकेले अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। अतः व्यक्तिवाद के अनुसार राज्य जो है क्या है, एक आवश्यक बुराई है। तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये किसके अनुसार है? व्यक्तिवाद के अनुसार। व्यक्तिवाद व्यक्ति को साध्य और राज्य को सुरक्षा का साधन मानता है। तो व्यक्तिवाद क्या मानता है? व्यक्तिवाद व्यक्ति को साध्य मानता है और राज्य को क्या मानता है? सुरक्षा का साधन मानता है। व्यक्ति का साधन मानने के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विशेष बल देता है। व्यक्ति को ही यह तय करना है कि उसे क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात व्यक्ति ही नैतिकता का स्रोत है। तो उपरोक्त से स्पष्ट है कि व्यक्तिवाद जो है क्या क्या चाहता है। नंबर 1, राज्य को केवल पुलिस का कार्य सौंपता है, अर्थात राज्य का कार्य है आंतरिक व बाह्य शत्रुओं से सुरक्षा करना। जो व्यक्तिवाद है उसका पहला कथन है कि राज्य को केवल पुलिस का कार्य सौंपता है, वो चाहता है कि वो खाली आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से सुरक्षा करे। फिर कानून व्यवस्था और संविधानों को लागू करने का कार्य सौंपता है, यानी जो संविधानें हैं या जो विधियां हैं उन्हें लागू करने का कार्य सौंपता है व्यक्तिवाद किसको? राज्य को। वहीं कुल मिलाकर के व्यक्तिवाद राज्य को केवल अनिवार्य कार्य सौंपता है, कल्याणकारी कार्य करने से मना करता है। तो व्यक्तिवाद क्या चाहता है कि राज्य कोई भी कल्याणकारी कार्य ना करे। कल्याणकारी का मतलब होता है जैसे जो आजकल भी रेखा से नीचे के लिए कल्याणकारी सब्सिडी वब्सिडी इसको नहीं करने के लिए कहता है ये व्यक्तिवाद। अतः हम कह सकते हैं कि निजीकरण ही व्यक्तिवाद की असली पहचान है। देखिए इसकी असली पहचान भी क्या है कि जो निजीवाद है, निजीवाद जिसमें सब कुछ निजी हो, आपके ऊपर ही डिपेंड रहेगा, आप खरीदिए, उसमें कोई भी सरकार की ओर से छूट नहीं होता है। वही चाहता है व्यक्तिवाद कि पूरी तरह से निजीकरण कर दिया जाए। यानी व्यक्तिवाद की असली पहचान को अगर हम देखें तो इसे निजीकरण से ही जोड़ सकते हैं या इसी से तुलना कर सकते हैं। स्पेंसर द्वारा जो की गई है व्याख्या व्यक्तिवाद की, इनकी पुस्तक थी एक इंडिविजुअल स्टेट, व्यक्ति बनाम राज्य। स्पेंसर को उग्रवादी व्यक्तिवाद या वैज्ञानिक व्यक्तिवाद कहा जाता है। स्पेंसर से व्यक्तिवाद की व्याख्या के लिए डार्विन के सिद्धांत की जो एक महत्वपूर्ण कड़ी है, सर्वोत्तम की उत्तरजीविका को आधार बनाया। स्पेंसर महोदय ने क्या किया कि सर्वोत्तम की उत्तरजीविका जो कि डार्विन महोदय का है इसको लिया और स्पेंसर ने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है क्योंकि सक्षम व योग्य है। स्पेंसर का कहना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यक्ति क्या है, सक्षम भी है और योग्य भी है। इसलिए राज्य के कल्याण के नाम पर उसकी स्वतंत्रता का अपहरण नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए व्यक्तिवाद का सबसे बड़ी बात यही है
कि वो स्वतंत्रता का हरण करने का सबसे बड़ा विद्रोही है, यानी कि वो चाहता है कि किसी प्रकार से व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना हो, राज्य की सुरक्षा तक केवल सीमित रहना चाहिए। ये भी इन्होंने कहा कि राज्य की सुरक्षा तक ही जो व्यक्तिवाद है उसके अनुसार राज्य सिर्फ सुरक्षा करे बस। राज्य एक ज्वाइंट कंपनी के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, राज्य के कल्याणकारी कार्यों का विरोध भी करते हैं। वहीं स्पेंसर महोदय कहते हैं कि राज्य को बूढ़े, विकलांग और बेकारों की सहायता नहीं करनी चाहिए, ये समाज पर बोझ है, समाज की उन्नति में केवल योग्यतम ही योगदान करते हैं। तो स्पेंसर महोदय का कहना है कि जो राज्य को जो बूढ़े व्यक्ति हों, विकलांग व्यक्ति हों या फिर जो बेकार हों, उनकी सहायता नहीं करनी चाहिए, ये समाज पर बोझ हैं और समाज की उन्नति केवल योग्यतम ही योग्य है। वहीं स्पेंसर का कहना है कि राज्य कल्याण के नाम पर योग्यतम लोगों की स्वतंत्रता छीन लेता है, जिससे बुराई पैदा होती है। इस तरह से राज्य बुराई का जनक हुआ। स्पेंसर के अनुसार राज्य बुराइयों का शिशु व जनक दोनों है, ये कथन पूछा गया है। राज्य बुराइयों का शिशु और जनक दोनों है, ये किसने कहा है? तो स्पेंसर महोदय ने कहा है कि राज्य बुराइयों का जनक और शिशु दोनों हैं। यदि समाज में बुराइयां ना होती तो राज्य की कोई आवश्यकता ना होती। इस तरह बुराइयों से पैदा भी हुआ है। इन्हीं बातों को संज्ञान में लेते रहते हुए स्पेंसर का निष्कर्ष है कि राज्य बुराइयों का शिशु और जनक दोनों हैं। यदि समाज में बुराई ना होती तो कोई आवश्यकता ना होती। इस तरह बुराइयां पैदा भी हुआ है। इन्हीं बातों को संज्ञान में रखते हुए स्पेंसर ने क्या कथन दे दिया? राज्य बुराइयों का शिशु व जनक दोनों हैं। तो ये हो गया व्यक्तिवाद। तो व्यक्तिवाद के बारे में हम लोगों को 3 पॉइंट याद करना है कि व्यक्तिवाद जो है उसको आप असली पहचान निजीकरण से समझ सकते हैं। निजी और राज्य को क्या आदेश देता है? किसी को वह आंतरिक स्वतंत्रता दे और व्यक्ति के किसी भी प्रकार स्वतंत्रता में वो क्या ना करे, दुविधा न उत्पन्न करे, यानी कि हनन न करे। व्यक्तिवाद राज्य को आवश्यक बुराई मानता है, व्यक्ति को अकेला छोड़ने की बात कहता है, राज्य को केवल पुलिस का कार्य सौंपता है, अर्थात खाली वो बाहरी और आंतरिक व्यक्ति से सुरक्षा दे। कुल मिलाकर देखें तो व्यक्तिवाद केवल अनिवार्य कार्य सौंपता है, कल्याणकारी कार्य करने से मना करता है। स्पेंसर महोदय ने कह भी दिया है कि राज्य बुराइयों का शिशु व जनक दोनों हैं। अब आइए उदारवादी। उदारवाद जो है व्यक्तिवाद का परिमार्जित रूप है। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद ही वास्तव में उदारवाद है। जब आर्थिक क्षेत्र में हम इसको तुलना करेंगे तो व्यक्तिवाद ही क्या है? वास्तव में उदारवाद है। इसलिए इसे पूंजीवाद भी कहते हैं। तो इसी का रूप है उदारवाद, व्यक्तिवाद का परिमार्जित। उदारवाद ही राज्य के कल्याणकारी कार्यों का विरोध करता है। ये भी विरोध कर रहा है। उदारवाद ही राज्य के कल्याणकारी कार्यों का विरोध, राज्य को केवल सुरक्षा तक सीमित रखता है। इन्होंने भी यही कह दिया है, उदारवादियों ने भी। उदारवाद आर्थिक स्वतंत्रता और निजी संपत्ति पर विशेष बल देता है। उदारवाद का कहना है कि राज्य आर्थिक क्रियाओं एवं क्रियाकलापों में हस्तक्षेप न करे। फिर है इस तरह से उदारवाद अहस्तक्षेप राज्य की मांग करता है। ऐसे राज्य को लेसेज फेयर स्टेट भी कहते हैं। पूछा भी गया है कि लेसेज फेयर स्टेट किसे कहते हैं? तो ऐसा स्टेट जिसमें आर्थिक क्रियाकलापों पर कोई हस्तक्षेप सरकार ना करे, इसी को लेसेज फेयर स्टेट भी कहते हैं। ये किसकी मांग है? जो उदारवाद है उसकी मांग है। उदारवाद क्या है? जो व्यक्तिवाद का परिमार्जित है। ये भी आर्थिक क्षेत्र में ही व्यक्तिवाद ही वास्तव में उदारवाद है और इसलिए इसे पूंजीवाद भी कहते हैं। उदारवाद को पूंजीवाद कहते हैं जबकि व्यक्तिवाद को निजीवाद कहते हैं। कुल मिलाकर उदारवाद सीमित राज्य की वकालत करता है। देखिए इनका मन है कि सीमित ही राज्य रहे और दूसरे शब्द में नकारात्मक राज्य का समर्थन करता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदारवाद को समाजवादियों की चुनौती का सामना करना पड़ा था। इसलिए उदारवाद ने अपने नकारात्मक स्वरूप को त्याग कर सकारात्मक स्वरूप को धारण कर लिया और राज्य से यह अपील की वह पुलिस के कार्य के साथ साथ कल्याण का कार्य भी करे। तो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? उदारवाद को समाजवादियों की चुनौती का सामना करना पड़ा। इसलिए उदारवादियों ने अपने नकारात्मक स्वरूप को ही त्याग दिया। जब उनको चुनौती मिलने लगी, इनका अस्तित्व खत्म होने लगा, तो इन्होंने अपने नकारात्मक कार्य को क्या कर दिया? त्याग कर दिया और सकारात्मक स्वरूप धारण कर लिया। किसके कारण? समाजवादियों के कारण। और अपील किया कि पुलिस के कार्य के साथ साथ कल्याण का भी कार्य करे। तो सकारात्मक उदारवाद के अगर हम पिता देखेंगे तो ग्रीन, नकारात्मक अगर उदारवाद के पिता हम देखेंगे तो लाक। ये भी पूछा गया है कि सकारात्मक उदारवाद के पिता कौन है? सकारात्मक उदारवाद के पिता ग्रीन महोदय हैं। नकारात्मक उदारवाद के पिता कौन है? तो लाक महोदय हैं। टीजीटी पीजीटी का एकदम सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। इसमें भी कोई भी मिस्टेक नहीं हुआ है पेज, यानी कि सीरियल वाइज चल रहा है। तो ये है अब राजनीतिक समानता।
चुनने, चुने जाने और सार्वजनिक पद पाने का अधिकार ही राजनीतिक समानता है। अर्थात बिना किसी भेदभाव सभी को सत्ता में भागीदारी देना समानता है। अमेरिका क्रांति के दिनों में प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का एक नारा दिया गया था। यह वास्तव में राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता की ही मांग थी। समाजवादी राज्य क्या है? अब समाजवाद व्यक्तिवाद का प्रतिपादक है। यदि व्यक्तिवाद व्यक्ति को महत्व देता है तो समाजवाद समाज को महत्व देता है। लेकिन व्यक्तिवाद स्वतंत्रता को महत्व देता है, समाजवाद समानता को महत्व देता है। तो यहाँ पे देखिए तुलना जब किए हम, समाजवाद व्यक्तिवाद का प्रतिपादक है तो इसमें व्यक्तिवाद व्यक्ति को महत्व दिया तो समाजवाद किसको महत्व दिया? समाज को दिया। लेकिन व्यक्तिवाद अगर स्वतंत्रता को महत्व देता है तो समाजवाद किसको महत्व देता है? समाजवाद समानता को महत्व देता है। यदि समाजवाद की पहचान सार्वजनिककरण है तो व्यक्तिवाद की पहचान निजीकरण है। जैसा कि पहले बताया कि व्यक्तिवाद एक निजीकरण की ही राय है, जबकि समाजवाद क्या है? सार्वजनिक, हर चीज़ सार्वजनिक रहे, इसी की पहचान है। इस तरह समाजवाद राज्य को अच्छाई मानते हुए राज्य का निम्नलिखित कार्य सौंपता है। नंबर 1, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करना, शोषण का अंत करना, सामाजिक न्याय की स्थापना करना, कमजोर लोगों की सहायता करना, ये समाजवाद ने कहा है। अब अगली, मार्क्सवाद, अपूर्ण उत्पादन प्रणाली या निजी संपत्ति, ये मार्क्सवाद है। अपूर्ण उत्पादन प्रणाली या निजी संपत्ति। मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। मार्क्सवाद के अनुसार अपूर्ण उत्पादन प्रणाली के कारण समाज बुर्जुआ एवं सर्वहारा वर्ग में बढ़ जाता है। निजी संपत्ति की सबसे बड़े विद्रोही है मार्क्सवाद। बुर्जुआ सर्वहारा का शोषण करता है, इसलिए दोनों वर्गों में क्या होती है? संघर्ष होती है। तो इसलिए दोनों वर्गों के बीच क्या हुआ? वर्ग संघर्ष छिड़ा है। यहाँ देखिए, मार्क्सवाद अपूर्ण उत्पादन प्रणाली या जिसे निजी संपत्ति कहते हैं, दो वर्ग में बटा, एक बुर्जुआ एक सर्वहारा। दोनों के बीच में क्या हो गया? यहाँ पे संघर्ष हो गया। यहाँ देखिए संघर्ष हो गया दोनों के बीच में। अब बुर्जुआ वर्ग में पोषण करता है और सर्वहारा क्या करता है? शोषण करता है। तो बुर्जुआ वर्ग गरीब है तो क्या करते हैं? राज्य का पोषण करते हैं, जबकि ये शोषण करते हैं और क्रांति होती है। सर्वहारा का अधिनायकवाद जो होता है उस समाजवाद, इसमें पूर्ण उत्पादन प्रणाली का विकास होता है। साम्यवाद जो राजविहीन, वर्गविहीन, शोषण विहीन होते हैं, इस वर्ग संघर्ष को समाप्त करने के लिए बुर्जुआ राज की स्थापना होती है। जब यह राज्य स्टेट शोषण की सभी हदें पार कर जाता है तो सर्वहारा वर्ग खूनी क्रांति के माध्यम से इस राज्य का विनाश कर देता है। अब इस राज्य के स्थान पर सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित हो जाता है। यह अधिनायकवाद निजी संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति में बदलकर पूर्ण उत्पादन प्रणाली का विकास करता है, इसलिए इसे समाजवाद भी कहते हैं। इस समाजवाद में हमको उनकी योग्यता के अनुसार काम मिलेगा। जिस दिन पूर्ण उत्पादन प्रणाली स्थापित हो जाएगी उस दिन काम के अनुसार नहीं, आवश्यकता के अनुसार दाम मिलने लगेंगे। यानी काम के अनुसार नहीं बल्कि आवश्यकता के अनुसार हमें क्या मिलने लगेंगे? दाम। तब राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी, सर्वहारा का अधिनायकवाद समाप्त हो जाएगा। इसके स्थान पर एक राज्य विहीन, वर्ग विहीन एवं शोषण विहीन समाज की स्थापना होगी, जिसे मार्क्सवाद साम्यवाद कहते हैं। इसी को देखिए साम्यवाद कहते हैं। कौन? मार्क्सवाद, जिसमें काम का जो दाम के अनुसार मिले, यानी जो दाम मिले वो काम के अनुसार नहीं बल्कि किसके अनुसार मिले? आवश्यकता के अनुसार मिले। फिर यह आदर्श और अस्थायी अवस्था होगा। उपरोक्त से स्पष्ट क्या है मार्क्सवाद के अनुसार कि राज्य एक शक्ति व्यवस्था एवं वर्ग व्यवस्था है। जहाँ शक्ति या वर्ग होंगे वहाँ शोषण होगा। अतः राज्य शोषण का क्या है? शोषण का यंत्र है। कौन कहा है? मार्क्सवाद कहता है राज्य क्या है? शोषण का यंत्र है। शोषण का अंत कब होगा? जब राज्य का अंत हो, यानी राज्य का अंत हो तब शोषण का भी अंत होगा। मार्क्स क्या है? अराजकतावादी है, समाजवाद की वकालत करते हैं जिसे साम्यवाद कहते हैं। इनका जो समाजवाद है वो साम्यवाद की तरह है। तो उत्पादन प्रणाली, वर्ग संघर्ष, राज्य शोषण, यही मार्क्सवाद बना। अब इसी को बोलते हैं अराजकतावाद। इसके बाद अराजकतावाद के अनुसार राज्य एक शक्ति व्यवस्था है। जहाँ शक्ति होगी वहीं शोषण होगा। अराजकतावाद के अनुसार अराजकतावाद क्या कहता है कि राज्य एक शक्ति व्यवस्था है, जहाँ शक्ति वहीं शोषण, यही है अराजकतावाद। अतः शोषण का अंत करने के लिए राज्य का अंत करना पड़ेगा। इस तरह अराजकतावादियों का कथन है कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। राज्य एक अनावश्यक बुराई है, जबकि इससे पहले जो स्पेंसर महोदय थे उन्होंने क्या कहा था
स्पेंसर महोदय का जो कथन है, राज्य बुराइयों का शिशु व जनक दोनों है। राज्य जो है बुराइयों का जनक, बुराइयों का क्या, जनक और शिशु दोनों हैं। जबकि अराजकतावादी कहते हैं कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। परिवार, राज्य, धर्म ये शोषण के तत्व हैं। यहाँ पे देखिए, परिवार को भी, राज्य को भी और धर्म को भी शोषण के तत्व मानते हैं। अराजकतावादी विचारकों में जो इनके अनुसार है कि राज्य एक शक्ति व्यवस्था है, जहाँ शक्ति होगी वहाँ शोषण होगा, अतः शोषण का अंत करने के लिए राज्य का अंत करना पड़ेगा। इस तरह अराजकतावादियों की तरह राज्य एक अनावश्यक बुराई है। विचारकों में देखिए टॉलस्टॉय शामिल हैं, गार्डविन शामिल हैं, गार्डविन के बाद वाकविन शामिल हैं, क्रोवाइटकिन भी शामिल हैं और क्रोपाटकिन भी शामिल है। प्रूदो जैसे विचारकों का भी नाम उल्लेखी है। तो यहाँ क्रोवाटकिन और क्रोपटकिन और प्रूदो जैसे विचारकों का नाम उल्लेखनीय है। टॉलस्टॉय, गार्डविन, बाकुविन, क्रोवाटकिन ये सब विचार है। तो गांधी जी को भी दार्शनिक जो है अराजकतावादी भी कहते हैं, क्योंकि वे जिस रामराज की बात करते हैं वह एक राज्य विहीन समाज ही है। राज्य विहीन समाज की वकालत करते हैं, इसीलिए गांधी जी भी क्या हैं, अराजकतावादी हैं, क्योंकि वे जिस रामराज की बात करते हैं वह राज्य विहीन है। तो राज्य विहीन की बात कौन करते हैं, अराजकतावादी कहते हैं। और कौन करता है, मार्क्सवादी भी करते हैं। तो राज्य विहीन समाज की वकालत करता है। तो श्रमिक संघवाद, अराजकतावाद, साम्यवाद की रामराज, तो इसमें उपरोक्त हो जाएगा, सभी करते हैं। अब देखते हैं आदर्शवाद। तो ये पूर्णतः राज्य पर ही निर्भर है। स्वायत्त चेतना, व्यक्ति राज्य। स्वायत्त चेतना का मतलब होता है आत्मा, व्यक्ति का मतलब होता है अपूर्ण चेतना, राज्य का मतलब होता है पूर्ण चेतना या परमात्मा। यही है तीन। स्वायत्त चेतना मतलब आत्मा, व्यक्ति मतलब अपूर्ण चेतना, राज्य मतलब पूर्ण चेतना। आदर्श में नैतिकता का स्रोत क्या है, राज्य है। व्यक्तिवाद में व्यक्ति नैतिकता है। आदर्श में नैतिकता का स्रोत राज्य है, व्यक्तिवाद में व्यक्ति नैतिकता है। आदर्शवाद के अनुसार इस संसार का मूल बीज एक स्वायत्त चेतना है, इसे हम आत्मा, विचार या बुद्धि कह सकते हैं। व्यक्ति इस स्वायत्त चेतना अपूर्ण अभिव्यक्ति और राज्य पूर्ण अभिव्यक्ति है। अतः व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य पूर्णतः राज्य की प्राप्ति है। राज्य व्यक्ति का आदर्श है। इस विचारधारा को आदर्शवादी भी कहा जाता है। आदर्शवाद की इस मूल्य मान्यता को आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य पूर्ण चेतना या परमात्मा है। इसे हम परम विवेक, परम बुद्धि पर विचार या परम प्रत्यय कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। इसलिए आदर्शवाद को प्रत्ययवाद या अध्यात्मवाद भी कहते हैं। राज्य साध्य है। राज्य क्या है, साध्य है। तो राज्य पूर्ण चेतना या परमात्मा है, इसे हम परम विवेक, बुद्धि या विचार प्रत्यय कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। इसीलिए आदर्शवाद को क्या कहते हैं, प्रत्ययवाद या अध्यात्मवाद। पूछा भी गया है कि आदर्शवाद या प्रत्ययवाद या अध्यात्मवाद किसे कहते हैं, तो इसी को कहते हैं, आदर्शवाद को ही। प्रत्ययवाद या बोल दीजिए अध्यात्मवाद। फिर है राज्य साध्य है। व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य इसी राज्य एकाकार हो जाना है। अतः व्यक्ति को क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह राज्य ही तय करेगा। तो आदर्शवाद किस पे डिपेंड है, पूरी तरह से राज्य पर ही डिपेंड है। जैसा बताया भी गया है कि आदर्शवाद पूर्णतः किस पर डिपेंड हो गया है, राज्य पर डिपेंड हो गया है। यहाँ पर दूसरे शब्द में अगर राज्य को समझें तो ये नैतिकता का क्या है, स्रोत है। कांट कहते हैं कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता है। कांट महोदय का कथन है और कहे भी हैं कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता है। राज्य क्या है, सर्वोच्च नैतिकता है। कथन किसका है, कांट महोदय का है। बोसांके भी कहते हैं राज्य नैतिकता का मूर्त रूप है। बोसांके महोदय कहते हैं राज्य नैतिकता का मूर्त रूप है, जबकि कांट का क्या कथन है, कांट राज्य को सर्वोच्च नैतिकता मानते हैं। और राज्य व्यक्ति का आदर्श रूप है, इसलिए राज्य कभी भी गलती नहीं कर सकता। अतः व्यक्ति राजाज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकता। व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अधिकार राजाज्ञा में ही शामिल हैं, बोसांके महोदय कहते हैं। इस तरह आदर्शवाद राज्य की सत्ता को सातवें आसमान पर पहुंचा देता है। हीगल कहता भी है
इस तरह आदर्शवाद राज्य को कहाँ पहुँचा देता है, सत्ता के 7वें आसमान पे पहुँचा देता है, यानी सब कुछ किसमें सीमित कर देता है, राज्य में ही। और इसी के कारण देखिए यहाँ पर हीगल महोदय, इसी तरह से हीगल कहते हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा की गई पदयात्रा है। राज्य ईश्वर द्वारा पृथ्वी पर की गई पदयात्रा है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा की गई पदयात्रा है, कथन है हीगल महोदय का, हीगल महोदय। अब आइए आदर्शवादी विचारक देख लेते हैं। प्राचीन आदर्शवादी विचारक कौन कौन हैं, तो इसमें प्लेटो आ जाएंगे, अरस्तु महोदय आ जाएंगे। फिर जर्मन आदर्शवादी कौन है, हीगल आ जाएंगे, कांट आ जाएंगे और फिक्टे आ जाएंगे। जबकि अगर देखें हम ब्रिटिश आदर्शवादी में, तो इसमें शामिल हो जाएंगे आपका ग्रीन, ब्रैडले और बोसांके, इतने लोग शामिल हो जाएंगे। यहाँ पर प्लेटो, अरस्तु प्राचीन में, जर्मनी में हीगल, कांट, फिक्टे, जबकि ग्रीन, ब्रैडले और बोसांके ये हैं ब्रिटिश। प्राचीन आदर्शवादी जो होते हैं राज्य को एक नैतिकता संस्था मानते हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। प्लेटो कहते हैं आदर्शवाद एक आधुनिक विचारधारा है जिसका प्रतिनिधित्व जर्मन आदर्शवादी करता है, विशेष तौर पर हीगल आदर्शवाद के पर्याय बन गए हैं। हीगल के औलाद हिटलर और मुसोलिन हैं। हीगल जो है किसके पर्याय बन चुके हैं, आदर्शवाद की जो आधुनिक विचारधारा है जिसका प्रतिनिधित्व जर्मन आदर्शवादी करता है, जिसमें हीगल मुख्य है। हीगल आदर्शवाद के पर्याय बन चुके हैं और हीगल को इसीलिए हिटलर और मुसोलिनी का औलाद कह दिया गया है। तीसरा है ब्रिटिश आदर्शवादी, चिंतन के तौर पर भले ही आदर्शवादी हों पर व्यवहार के स्तर पर सकारात्मक उदारवादी हैं, जो ब्रिटिश वाले हैं, क्योंकि यह लोग राज्य के साथ साथ व्यक्ति को बहुत महत्व देते हैं। लेकिन ब्रिटेन वाले व्यक्ति को नहीं महत्व देके सिर्फ राज्य को महत्व देते हैं। ग्रीन, ब्रैडल और बोसांके के नेतृत्व में उदारवाद में जो आदर्शवादी संशोधन हुआ, उसी से नकारात्मक उदारवाद सकारात्मक उदारवाद में बदल गया। तो ग्रीन, ब्रैडल और बोसांके के नेतृत्व में उदारवाद में जो आदर्शवादी संशोधन हुआ, उसी से नकारात्मक उदारवाद सकारात्मक उदारवाद में बदल गया। अतः उदारवाद व्यक्ति के साथ राज्य को भी महत्व देने लगा। ग्रीन के अनुसार राज्य का कार्य व्यक्ति के नैतिक जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। ग्रीन के अनुसार क्या है कि राज्य का कार्य व्यक्ति के नैतिक जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। ग्रीन के अनुसार ग्रीन, ब्रैडल, बोसांके के नेतृत्व में उदारवाद में जो आदर्शवादी संशोधन हुआ, उसी से नकारात्मक किसमें बदल गया, सकारात्मक में। तो अब क्या किए, उदारवादी व्यक्ति के साथ राज्य को भी महत्व देने लगे हैं। और ग्रीन ने कह भी दिया कि राज्य का कार्य व्यक्ति के नैतिक जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है, यानी रोकना है जो बाधाएं आ रही हैं। अब देख लेते हैं कल्याणकारी राज्य। तो कल्याणकारी राज्य वे राज्य होते हैं, वेलफेयर स्टेट का सर्वप्रथम प्रयोग किया। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, आर्क बिशप टेम्पल ने। किस पुस्तक में किया है, सिटीजन एंड चर्चमैन में किया। सर्वप्रथम कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट शब्द कल्याणकारी राज्य को परिभाषित करते हुए कैंट ने लिखा है, कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जो अपने नागरिकों को ढेर सारी सेवाएं उपलब्ध कराता है, वही कल्याणकारी राज्य होता है। कल्याणकारी राज्य के कार्य क्या हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा की व्यवस्था करना। कल्याणकारी राज्य के कार्य के अंतर्गत आता है अपने नागरिक को सफाई, पेयजल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना या बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, व्यक्ति की गरिमा, सुरक्षा, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, कमजोर लोगों को विशेष सुविधाएं देना। तो इस तरह से कल्याणकारी राज्य के कार्य लोकतांत्रिक समाजवाद की तरह हैं। कल्याणकारी जो राज्य के कार्य हैं वो समाजवाद की लोकतांत्रिक कार्य की तरह हैं। लेकिन यहाँ स्मरण है कि कल्याणकारी राज्य का आधार लोकतांत्रिक समाजवाद नहीं है, इसका आधार सकारात्मक उदारवाद है। कल्याणकारी राज्य इन कार्यों के बदले नागरिकों पर ग्रेडेड टैक्स लगाता है। तो ध्यान यहाँ पे ये दीजिए कि जो कल्याणकारी राज्य के कार्य लोकतांत्रिक समाजवाद की तरह हैं, लेकिन यहाँ स्मरण है कि कल्याणकारी राज्य का आधार लोकतांत्रिक समाजवाद नहीं है। तो राज्य लोकतांत्रिक समाजवाद की तरह है लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद की तरह नहीं है, कल्याणकारी तो है। कल्याणकारी राज्य का उद्भव एवं विकास अब देखते हैं। तो परिवहन व्यवस्था के आगमन एवं कीटनाशकों के प्रयोग से लोगों का ध्यान पुलिस राज्य से कल्याणकारी राज्य की ओर गया।
कल्याणकारी राज्य की शुरुआत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मानी जाती है। जब ग्रीन के नेतृत्व में उदारवाद में आदरवाद संशोधन किया गया तब पुलिस राज्य कल्याणकारी की ओर उन्मुख हुआ। जब ग्रीन के नेतृत्व में उदारवाद में आदर्शवादी संशोधन किया गया तब पुलिस राज्य कल्याणकारी राज्य की ओर उन्मुख हुआ। और ग्रीन ने कहा कि अज्ञानता, बेकारी, बीमारी, नशाखोरी जैसे बुराइयों या जैसे व्यक्तित्व के विकास में बाधक तथा राज्यों को इन बुराइयों को बाधित करने का कार्य करना चाहिए। तो ग्रीन ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि नशाखोरी जैसी बीमारियां व्यक्तिवाद के विकास में क्या है, बाधक है। इस तरह ग्रीन ही विचारक हैं जिन्हें कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादक माना जाता है। तो ग्रीन को किसका प्रतिपादक माना जाता है? कल्याणकारी राज्य के प्रतिपादक होने का। आधुनिक समय की अगर बात करें तो लास्की कल्याणकारी राज्य के सबसे बड़े प्रतिपादक प्रवक्ता माने जाते हैं। ऊपर अगर बात करें तो ग्रीन ही वे विचारक हैं जिन्हें कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादक माना जाता है, लेकिन आधुनिक समय में लास्की कल्याणकारी राज्य के सबसे बड़े प्रतिपादक प्रवक्ता माने जाते हैं। मैकाइवर ने भी सेवाधर्मी राज्य की वकालत करने के कारण कल्याणकारी का समर्थन किया। सेवाधर्मी राज्य की वकालत की है मैकाइवर ने। और कल्याणकारी राज्य की शुरुआत करने वाला पहला देश ब्रिटेन है 1943। अगर पूछा जाएगा ग्रीन कौन से विचारक हैं तो कल्याणकारी राज्य के प्रतिपादक माने जाते हैं, लेकिन जब आधुनिक समय में सबसे बड़ा प्रवक्ता और प्रतिपादक पूछा जाए तो लास्की होंगे, यानी लास्की और ग्रीन। ग्रीन क्या है कि जिन्हें कल्याणकारी राज्य की प्रतिपादक माना जाता है, लेकिन आधुनिक समय में लास्की कल्याणकारी राज्य के सबसे बड़े प्रवक्ता बन गए और प्रतिपादक भी है। मैकाइवर ने भी सेवाधर्मी राज्य की वकालत करके कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया है। देखिए यहाँ मैकाइवर भी। कल्याणकारी राज्य की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन है? ब्रिटेन है। 1943 में ब्रिटेन ने बेवरीज रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के राज्य से बेकारी, बीमारी जैसी बुराइयों से लड़ने के लिए कहा गया। अतः बेवरीज रिपोर्ट से ही कल्याणकारी राज्य की शुरुआत मानी जाती है। तो किस रिपोर्ट से मानी जाती है कल्याणकारी राज्य की शुरुआत ब्रिटेन में? तो ये है बेवरीज रिपोर्ट, जिसमें कहा गया था कि जो बेकारी है, बीमारी है, अनावश्यक, उसी से लड़ने के लिए इसी रिपोर्ट में बात हुई थी। और ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी सामाजिक सेवाओं का विरोध करती है। यहाँ देखिए बड़ी बात यह है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है ब्रिटेन की, वो सामाजिक सेवाओं का पूरा विरोध करती है। भारत में कल्याणकारी राज्य की शुरुआत संविधान लागू होने के साथ हुई। संविधान की प्रस्तावना में नीति निर्देशक तत्व भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करता है। आलोचना देखिए, कल्याणकारी राज्य एक अभिभावक राज्य है। इसकी दिशा समिष्टवाद की ओर है, अतः यह व्यक्तिवाद की स्वतंत्रता का दुश्मन बन जाता है। कल्याणकारी राज्य क्या है? एक अभिभावक राज्य है। इसकी दिशा समिष्टवाद की ओर है, यह व्यक्तिवाद की स्वतंत्रता का दुश्मन बन जाता है। उपरोक्त आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए आशीर्वादम जोर देकर कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य दान की वस्तु नहीं है, यह व्यक्ति का अधिकार है। कल्याणकारी शब्द जो है टेम्पले ने दिया, परिभाषा इसका केंट ने दिया। कार्य लोकतांत्रिक समाजवाद की तरह है, आधार उदारवाद की तरह है। प्रतिपादक इसके ग्रीन, लास्की, मैकाइवर हैं कल्याणकारी के। कल्याणकारी को जो प्रतिपादक हैं ग्रीन, लास्की, मैकाइवर। शुरुआत इसकी होती है बेवरीज रिपोर्ट ब्रिटेन से। निजीकरण का समर्थन करता है। उदारवाद का आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद है, राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद है, सामाजिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद है। निजीकरण आर्थिक क्षेत्र की क्या है? विचारधारा है। एक और देखिए राज्य है, एक और परिभाषा दिया है। तो राज्य है, उसके बाद यहाँ बताया गया है व्यक्तिवाद। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये क्या कह रहा है? व्यक्तिवाद कह रहा है। और न्यूनतम राज्य की बात करता है कौन? व्यक्तिवाद। यहाँ देखेंगे अगर, चाहे इसमें देख लीजिए, दोनों एक ही पॉइंट है। व्यक्तिवाद क्या है? राज्य एक आवश्यक बुराई है। और क्या है? न्यूनतम राज्य की बात करता है। तो राज्यवाद दो बार यहाँ। तो राज्यवाद क्या है? एक आवश्यक बुराई है। व्यक्तिवाद कहता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। फिर कहता है न्यूनतम राज्य की बात भी करता है यही। समाजवाद क्या कहता है? राज्य का अच्छाई है और ये सकारात्मक की बात करता है। समाजवाद की बात करें तो राज्य को अच्छाई मानता है और बात कैसा करता है? सकारात्मक करता है। लेकिन व्यक्तिवाद राज्य को क्या मानता है? अनावश्यक बुराई मानता है और बात कैसा करता है? ये न्यूनतम राज्य की बात करता है। आदर्शवाद को देखें तो अधिकतम राज्य की बात करता है। ये क्या मानता है? नैतिक संस्था, नैतिक संस्था। और अराजकतावाद क्या करते हैं? ये अनावश्यक बुराई भी मानते हैं और राज्य की शक्ति व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हैं। राज्य की शक्ति व्यवस्था मानता है और अनावश्यक बुराई।
तो आदर्शवाद अधिकतम राज्य और राज्य पूर्ण या नैतिक संस्था है, ये आदर्शवाद का है। राज्य जो है नैतिक संस्था है, अधिकतम लाभ हो यही है। और राज्य के प्रकृति के सिद्धांत अगर देखें तो सावयवी या आंगिक सिद्धांत, यांत्रिक या आणविक सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत। तो यहाँ पे देखिए समर्थक कौन है, सभी आदर्शवादी, लेकिन सबसे बड़े समर्थक स्पेंसर महोदय हैं। समर्थक सभी आदर्शवादी, लेकिन सबसे बड़े समर्थक कौन है, सामयिक आंगिक सिद्धांत के स्पेंसर महोदय। और यांत्रिक या आणविक सिद्धांत देखें तो सभी उदारवादी और स्पेंसर जैसे व्यक्तिवादी हैं यांत्रिक या आणविक में। देखिए मार्क्सवादियों में कौन है, मार्क्सवादी में सभी मार्क्सवादी आएंगे। तो सावयवी सिद्धांत या आंगिक सिद्धांत जो होता है सभी आदर्शवादी इसके समर्थक हैं। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य प्राणी या सावयव की तरह है। प्राणी को अंग एवं शरीर के बीच जो संबंध होता है वही संबंध व्यक्ति एवं राज्य के बीच है। व्यक्ति अंग है, राज्य क्या है, शरीर या अंगी रूपी है।